पिछली बार मैंने आपको क्लास में बताया था कि भाई एडवर्ब्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। तो उसमें मैंने आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिया था। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक मैं आपको बता चुका था और साथ में मैंने आपको मैनर से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड हर एक चीज को बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कुछ चीज होती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाई थी मैंने, याद है? और फिर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको एक फार्मूला दिया था और उस फार्मूले का नाम था शायद नर्स फैंस हैड ऑरेंज। याद है? ये कुछ स्पेलिंग थी उसकी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। यहाँ कितने लोग हैं? नेहा, हाँ बताओ नेहा। नेहा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसे नहीं आ रही लग रहा है, मोबाइल छोड़ के भाग गई है। रुचिका बताओ, तुम बताओ। अरे कोई तो बताओ, ये फार्मूले का फुल फॉर्म तुम बताओ अमन। नर्स का है नेवर, यूजुअली, हाँ रेयरली, सेल्डम। हाँ, कुछ इस है मैंने फ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी, सेंटेंस में यूज करना बताया था इनका। नहीं सर, अभी नहीं बताया है। अच्छा, अभी नहीं बताया था। ठीक है ठीक है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। और बाकी लोग पढ़कर आए हैं या नहीं पढ़ कर आए? आश्रांश जी बताओ भाई। सर मैं तो लास्ट में थी ही नहीं क्लास में, अभी तो नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, तो ये नर्स फैंस हेड ऑरेंज का फॉर्मूला याद है या नहीं है? ये वाला, ये पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ, ये लिखा है तुम्हारे पास कॉपी में? ये सर नहीं, मेरे कॉपी में नहीं लिखा है ये। हमारी कॉपी में नहीं लिखा है? नहीं सर। अरे यार, और बाकी के कोई लोगों के बात नहीं पास, आप। बाकी किसी से देख लेना, ठीक है तुम? मैं सिंपल एक लाइन बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। जैसे एन का मतलब नेवर, यूजुअली। इसकी आपने वो डाली है ना, मैं उससे देख लूंगी, आप आगे हाँ, बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेयरली और सेल्डम। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं यहाँ पर कि जब ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज हम सेंटेंस में करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं और क्या क्या उनके रूल होते हैं, ये आप सीखने वाले हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेट बना के रखेंगे ताकि चीजें समझ में आने लगे। तो देखो पॉइंट नंबर 1, देखो नंबर 1, भाई सेंटेंस होता है और सेंटेंस होते हैं तो कुछ टेंसेस में यूज होते हैं। तो टेंसेस कौन कौन से होते हैं? टेंसेस प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है या फिर फ्यूचर होता है। करेक्ट? बात क्लियर हो रही है? तो देखो, अगर आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपको पास्ट में
या प्रेजेंट में मिलता है, प्रेजेंट और पास्ट का भी मतलब समझ लो, प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो और वो हो इनडेफिनिट, कौन सा हो भैया, इनडेफिनिट, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस हो जो पास्ट में या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट में दिखाई दे, इस टेंस में दिखाई दे कोई सेंटेंस, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ लगाते हैं, तो उसको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होता है वो कहाँ होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट हम सीख रहे हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट, बात चल रही है अरेंजमेंट की, करेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट आता है वर्ब, और अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसमें हम एस या फिर ई एस या फिर आई एस लगाते हैं। और अगर वो पास्ट में होता है तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर जरूरत होती है यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाने की तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये प्रेजेंट या फिर पास्ट इंडेफिनिट का कमाल होता है। अब इन सेंटेंसेस में हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को कहाँ लगाएंगे, देखो भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही यूज किया करेंगे। कब? जब सेंटेंस प्रेजेंट या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा तब ऐसा होगा। और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बात क्लियर हुई? तो अब कुछ एक एग्जांपल देते हैं और समझते हैं। सब्जेक्ट के लिए जैसे मैं लिख सकता हूँ द सन, है ना, मैं ही लिख सकता हूँ, मैं शी लिख सकता हूँ, मैं यू लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब यहाँ पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को कुछ लगा सकते हैं, जैसे यहाँ मैं ऑलवेज लिख सकता हूँ, है ना, मैं समटाइम्स लिख सकता हूँ, मैं रेयरली लिख सकता हूँ, मैं यहाँ फ्रिक्वेंटली लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ जैसे द सन ऑलवेज, जैसे द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, बोलो सही बात है या नहीं? तो ये जो आप राइजेस देख रहे हैं, ये जो आप राइजेस देख रहे हैं, ये तो वर्ब हो गई। यहाँ पर जो पीले कलर से आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गए, और जो व्हाइट कलर्स देख रहे हैं आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए। तो पता चला कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का ही यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? जैसे ही समटाइम्स गोज देयर, है ना, शी रेयरली कम्स लेट, है ना, जैसे यू फ्रीक्वेंटली गो टू सिनेमा, गो टू मार्केट। ये हो गया भैया पॉइंट नंबर 1। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में दिखाई देता है तो उसको हमें लिखना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ सभी को? बोलो भाई हाँ या ना, कम ऑन। पॉइंट नंबर 2, यस पॉइंट नंबर 2, अगर आपको सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट दिखाई दे, उसके बाद आपको ऑक्सिलियरी वर्ब दिखाई दे। ऑक्सिलियरी वर्ब्स किसे कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स का मतलब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के सेंस में कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते, हेल्पिंग वर्ब के सेंस में होता है ऑक्सिलरी वर्ब। बताता हूं, देखना क्या होगा। अगर आपको इसके बाद, तब अगर हम इस ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है तब हम यहाँ पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे।
एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया यहाँ पर जो ऊपर नर्स, फैंस, हेड, ऑरेंज है उनमें से कोई भी वर्ड अगर आता है तो वो आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अदर वर्ड्स देखोगे। अदर वर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है अभी? अदर वर्ड्स का मतलब यहाँ पर हो गया वर्ब हो सकती हैं वो, है ना। जैसे अब दिखाता हूं, जैसे मान लो मैं लिखा ही इज एम आर वॉज वर, आ ठीक है, इज एम आर वॉज वर ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शुड ये सब क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। बात क्लियर हुई? जैसे मैंने कहा ही इज, अब मैं यहाँ पर ऑलवेज लिख सकता हूँ, ही इज ऑफन लिख सकता हूँ, ही इज हार्डली लिख सकता हूँ। ये सब क्या है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। तो ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, देखो। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिखेंगे। कुछ क्लियर हुई बात, समझ में आई? अगर आपको इज, एम आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, या फिर आपको क्या मिलता है? कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शुड मिलता है, तब आप ऐसा करोगे। तब कहाँ लिखोगे? इनके बाद में। एक दो एग्जाम्पल और लिखूंगा तब देखना। जैसे डू यू ऑफन या फिर एवर, है ना, गो टू मार्केट, यू should always, you should always try to be punctual। क्लियर हो गई बात? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। इसमें सेकंड वाले सेंटेंस में यू है ऑक्सिलरी। यहां पर ये सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन बना रहा है। क्वेश्चन बना रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई और ये सब्जेक्ट हो गया। डू यू ऑफन एवर गो टू मार्केट, जब सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को तो हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। बोलो हाँ। तो आपको ये बात खुद ही समझनी है कि ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं। सब्जेक्ट थोड़ा ना ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, इसलिए लिखा है ये ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जरूरी थोड़ा ना कि हर जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर तो चेंज भी हो सकता है। यानी अगर इंटरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 3। अगर सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट दिखाई दे, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि इनके बाद वर्ब का आना कंपलसरी होता है, कि इनके बाद वर्ब आएगी ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती ही आती है, तब हम उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में जरूरी नहीं है कि उसके बाद वर्ब आए, तो इसीलिए हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हालांकि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक जैसी ही होती हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब हम तब कहते हैं जब उनके बाद कभी कभी वर्ब नहीं आती। जैसे मैं कहूँ यू आर आ स्टूडेंट, तो आर लगा दिया,
तो क्या हम उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो याद रखना, हेल्पिंग वर्ब मैंने अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके बाद वर्ब का आना कंपलसरी होगा। बात क्लियर हो गई? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब है, तो याद रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही आएगी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जैसे ही हैज ऑल्सो विजिटेड देयर। ठीक है, तो विजिटेड क्या है? अपने आप में वर्ब है। जैसे ही वुड, ठीक है, और ही वुड रादर स्टे एट होम। ठीक है, ही हैज जस्ट गॉन देयर। तो यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, जो कि वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलने का नहीं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? मैंने आपको 3 बातें बता दी हैं, 3 रूल आपको समझा चुका हूं इस पॉइंट पर लेकर, कि कौन से वर्ड्स कौन से कहां पर लगने होंगे। यार और एक पॉइंट बताना था, बड़ा अच्छा सा था। चलो एक सेंटेंस बनाओ तुम लोग मिलकर जरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ। सेंटेंस लिखो, मैं अक्सर वहां जाया करता था। एक सेंटेंस बनाओ, हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं अक्सर वहां जाया करता था। बनाओ जरा, कम ऑन। मैं अक्सर वहां जाया करता था, क्या इंग्लिश बनेगी इसकी? इसमें भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज हुआ है, देखो। I always go there. क्या चीज? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। I always go there. लो मैं यहाँ लिख दूं। मैं आपके हिसाब से लिख देता हूँ, आई ऑलवेज गो देयर। इसकी हिंदी होती है, मैं हमेशा वहां जाता हूँ। तो और यहाँ मैं पे ऑफनली होगा ना। ऑफन का मतलब होता है ना अक्सर, तो या ऑफन लगा लो। ऑफन का मतलब हो गया अक्सर। लो, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, और ऊपर सेंटेंस है जाया करता था। यूज्ड टू गो देयर। तो बताओ कैसे लिखूं? आई ऑफनली यूज्ड टू गो देयर। ऑफनली? ऑफनली क्या वर्ड आई होता है? ऑफन यूज्ड टू गो देयर। आई ऑफन आई ऑफन यूज टू गो देयर, ये लिख दूं? हेलो? जी सर।
मेरे मतलब तुक्का मारा है, ट्राई करा है। I often goes there. तुमने तो नया लगा दिया, आई के साथ गोज लगाओगे तुम, बहुत बढ़िया, हाँ, वाह। कभी सुना है तुमने आई के साथ गोज लगाते हुए लोगों को? नहीं sir. नहीं तो तुम क्यों लगा रहे हो, कहाँ से लाए हो ये उठाकर तुम? बोलो कैसे पॉसिबल है, कोई पॉसिबल है? नहीं सर. देखो सुनो मेरी बात, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में तीन बातें दिखाई दें, कि कौन सी बातें तीन, देखो, अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे यूज्ड टू, या फिर दिखाई दे हैव टू, या फिर आपको दिखाई दे हैड टू, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बोला मैंने, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट और इन दोनों के बीच में लगाना चाहिए। कहाँ लगेगा बोलो भाई, देखा कुछ, कहाँ लगेगा? हाँ, तो सब्जेक्ट इसका के वही बाद तुक्का ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे, उसके बाद यूज टू, हैव टू या फिर हैव टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब आएगी और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ये बात याद रखिएगा। हाँ, तो क्या होगा इसका, वही वाला तो होगा शायद। आई ऑफन यूज टू गो देयर, मैं अक्सर हाँ, वहां यही बोला जाया था। करता था, यह समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। हम्म, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको इज, एम, आर, ठीक है, या फिर वॉज, या फिर वर आपको कभी दिखाई लिखा मिले, तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में ही लगाते हैं, ठीक है भाई। ये बहुत दिक्कत करता है कभी कभी लोगों को समझने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जैसे मैं बोलूं ही नेवर इज लेट फॉर ऑफिस, है ना, या मैं बोलूं आई ऑलवेज, है, आई ऑलवेज एम एट होम ऑन फ्राइडेज, तो क्या गलती है? तो गलती ये है कि इज को यहाँ लाओ और नेवर को इसको बाद लगाओ, एम को यहाँ लिखो और ऑलवेज को बाद में लगाओ। तो ही इज नेवर लेट फॉर ऑफिस और आई एम ऑलवेज लेट एट होम ऑन फ्राइडेज। समझ में आ तो गई बात? यहाँ पे इज, हम्म, एम, आर, वॉज, वर ऑक्सिलरी है ना, तो उसके बाद हाँ, वर्ब आना ना आना जरूरी थोड़ी है। नहीं जरूरी नहीं है, कर्म के खिलाफ फिर से, हाँ जरूरी नहीं है कोई भी। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक सभी को? बोलो, यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, हम्म, sir. एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में मैंने कुछ दिन पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, नर्स फैंस हेड ऑरेंज का, और मैंने कहा था कि ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं इनका हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं भैया? एक सेंटेंस में। तो सेंटेंस के भी अपने कैटेगरीज होती हैं। तो पहला सेंटेंस की कैटेगरी बताइएगा, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हम इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। ये देखो रूल नंबर 1,
ये देखो, ये कुछ सेंटेंस लिखे और हमने इसको समझने की कोशिश की। फिर पॉइंट नंबर 2 बताया कि सेंटेंस में, सिर्फ सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे। ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको मैंने कहा था कैन, कुड, वुड, मे, माई, शुड, तब हम इनके बाद इसको लगाते हैं। फिर और बताया कि भाई अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती हो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब बताया था कि इसके बाद वर्ब भी आती हो, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं। रूल नंबर 3 को देखो, बात क्लियर हुई। फिर मैंने आपको बताया कि मैं अक्सर वहां जाया करता हूं, तो उसके लिए मैंने बताया था यूज टू, हैव टू और हैड टू वाला यूज। अगर यूज टू, हैव टू और हैड टू आता है तो इन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज इनसे ठीक पहले करते हैं। ठीक है, फिर यहां तक बात समझ में आ चुकी है, बात क्लियर हो गई। और अब हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। चलो अब हम एक एक करके यूज देखेंगे अलग अलग। पहला यूज उठा रहा हूं मैं, यूज ऑफ टू, TOO, यूज ऑफ टू। बताओ इस टू का क्या मतलब होता है? इस टू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस। याद रखना, इस टू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, जिसको हम मोर देन रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। मोर देन रिक्वायर्ड। अगर आपसे कोई ये कह दे यू आर टू स्मार्ट, तो इसका मतलब समझ लो कि वो आपकी बेइज्जती आपके मुंह पे मार के चला गया भाई। समझ में आ रही है? याद रखना, जो टू का यूज होता है वो मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में यूज होता है। साथ में जो बैड क्वालिटीज होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं शी वॉज वेरी अगली। अब ये जो अगली वर्ड देख रहे हो आप, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है, बोलो हाँ। तो जब नेगेटिव सेंस यूज होता है और हम बहुत के सेंस में यूज करना चाहते हैं, हम कहते हैं बहुत, तो जब हम बहुत का यूज करते हैं तो वेरी का यूज नहीं करते। बात नेगेटिव हो, साथ में बहुत का सेंस भी क्रिएट कर रहा हो, एक्सप्रेस जो हो बैड क्वालिटीज के लिए हो, तो हम वेरी को हटाकर TOO वाले को यूज करते हैं। बात कुछ क्लियर हुई? शी वॉज टू अगली, यानी कि वो, अब समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूं मैं। नंबर 2, अगर मैं कहूँ एक मूवी देखी हमने, और मूवी देखी और वाकई में वो हमें बहुत खतरनाक डरावनी लगी, तो एक वर्ड में लिख रहा हूँ हॉरिबल। अब मुझे बताना ये हॉरिबल वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपने कहा सब नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है तो इसके लिए मैं कहूँ बहुत ही भयानक थी, तो लिख सकते हो टू हॉरिबल। अब मैंने देखा, आई सॉ, या फिर मैंने एक्सीडेंट देखा, इट वॉज टू हॉरिबल एन एक्सीडेंट, है ना? इट वो द एक्सीडेंट वॉज टू हॉरिबल, द एक्सीडेंट वॉज टू हॉरिबल। यानी कि एक्सीडेंट है, हॉरिबल है, तो वो नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव नहीं कर रहा। बात कुछ क्लियर हुई, हाँ या ना? तो एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं यहां पर, मुझे बताना क्या ठीक है या गलत है। ही वॉज TOO, मैं जिससे पूछू वो बताएगा, ठीक है? ही वॉज टू हेल्थी। अब मैं पूछने वाला हूं, फैजू, फैजू जिंदा हो, निकलो बाहर, बताओ। फैजू बताओ, जल्दी बताओ।
सेंटेंस बताओ सही है गलत है? सर वेरी आएगा, हेल्थी से पॉजिटिव है। हेल्थी क्या है? पॉजिटिव सर, तो वेरी हेल्थी। हाँ, तो क्या हम लिख सकते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर टू? नहीं लिख सकते। नो सर। हम्म, तो यहाँ पर हेल्थी नहीं लिख सकते, मतलब या तो हम हेल्थी हटाएं या फिर टू हटाएं। तो क्या हटाएं? तो हमें टू ही हटाना पड़ेगा, हमें यहाँ वेरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बात लिखना चाह रहा हूं कि अगर सेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो हम TOO को नहीं लिख सकते। ये बताना, मैंने जो बोला ये बात याद रखना। ठीक है भाई? इसी बात को ठीक इसके अपोजिट में जो बात निकल कर आती है वो बात ये होती है कि जब हम यूज ऑफ वेरी, वेरी बिल्कुल ठीक उसका अपोजिट है TOO का। जब गुड या बैड सेंस के भी यूज होता है, गुड सेंस के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम वेरी का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन याद रखना कि भाई अपने आप में वेरी क्या है? एडवर्ब है, तो यानी कि जो एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव से पहले यूज होगा। तो जहां भी यूज होगा वेरी, वो एडजेक्टिव से पहले यूज होगा, तो वो जो एडजेक्टिव होगा उसको कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने कहा शी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल। याद रखना जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। जब हम वेरी का यूज करते हैं किसी भी एडजेक्टिव से पहले तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए। याद रहेगी ये बात? तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो हम लिख सकते हैं। शी इज मोर ब्यूटीफुल ये नहीं लिख सकते। लिखेंगे, देखेंगे कहां पर क्या होगा। ठीक है, नंबर 2, अगर मैं एक संडे लिखता हूं, लिखो मैंने ही वॉज वेरी द बेस्ट प्लेयर। बताओ सही लिखा है मैंने? याद रखना कि वेरी के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री का यूज होता है। वेरी के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री का यूज होता है, क्योंकि हमें पता है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है, तो वो दा का यूज हम वेरी से पहले करते हैं। तो ये जो दा यहाँ लगा है ये गलत जगह लगा है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर हमने वेरी का यूज किया है तो दा का यूज हम वेरी से पहले ही किया करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और बाकी आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पढ़ेंगे। जैसा भी होगा इतना रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है। और बाकी सभी लोगों से बोल दीजिएगा, क्लासेस रिज्यूम की है मैंने, तभी ठीक नहीं थी, बड़ा मुश्किलों में ले देकर ठीक हुई है। ठीक है, आप लोग ठीक है सभी लोग? हाँ भाई, आप लोग ठीक है सभी लोग? Yes, sir. हम्म, सर अच्छे से रहो, घर में रहो, घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना? कोशिश यही की जा रही है कि भाई आप लोग घर पे ही रहो। बाकी आपकी मर्जी है, मरना चाह रहे हो तो चले जाओ बाहर, कुछ पता थोड़ी ना है कौन क्या लेके घूम रहा है अपने साथ में। तो इसलिए आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, सी यू।
in the next class. Bye bye. Take care, Thank you, sir. everybody. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Okay, bye. Take care, everybody.